हेलो एवरीवन। आज के लेसन में हम बात करने वाले हैं कि जो राज्यों में वनों का संक्षिप्त इतिहास है वो इसके पहले हो चुका है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय वन नीति 1894, यानी ये इसे आप बोल सकते हो प्रथम वन नीति। प्रथम वन नीति 1894, इसके बारे में बात करेंगे। इसका जो पहला लेसन था वो हम बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि पढ़ा था। उसमें सिर्फ इतनी बातें हुई थी कि 1894 के पहले क्या था, जो जंगल थे अंधाधुंध दोहन हो रहा था। अब ये दोहन किस लिए हो रहा था? एक तो झूम कृषि के लिए हो रहा था, दूसरा रेलवे के लिए हो रहा था, तीसरा जहाज उद्योग के लिए हो रहा था, चौथा नील की खेती के लिए हो रहा था, पांचवा जो ब्रिटिश थे उस समय अंग्रेजों का शासन था तो विदेश में जो इमारती लकड़ी भेजते थे, ठीक है, उसके लिए हो रहा था। इस तरह से किसी न किसी रूप में जंगल का अंधाधुंध दोहन हो रहा था। लेकिन जंगल पर्याप्त था, जनसंख्या कम थी, तो उसके संरक्षण पे ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी कि जो दोहन की प्रक्रिया है, यदि ये लगातार चली, यदि इस दोहन की प्रक्रिया को लगातार चलाया गया तो आने वाले टाइम में जंगल खत्म भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि नया जंगल पैदा नहीं होगा, पुराना जंगल हम लगातार काट रहे हैं, इससे जंगल खत्म भी हो सकता है। तब एक चीज दिमाग में आई कि नहीं, हमें संरक्षण करना है, और 1850 के बाद से संरक्षण की बात कहना शुरू हो गए। सबसे पहले किसके समय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय। इनके समय से वैज्ञानिक प्रबंधन की बात हुई। अब वैज्ञानिक प्रबंधन आप कैसे करोगे? वैज्ञानिक प्रबंधन तभी करोगे जब आप नीति बना लोगे। तो नीति जब आप बनाओगे, उस नीति के आधार पे आप क्या करोगे? वैज्ञानिक प्रबंधन करोगे। तो वैज्ञानिक प्रबंधन करने के लिए जो नीति बनाई गई वही वन नीतियां कहलाई। तो आज हम बात करेंगे प्रथम वन नीति 1894 में। देखेंगे इस वन नीति के उद्देश्य क्या थे, इस वन नीति में जंगल को किस प्रकार से विभाजित किया गया। ठीक है, तो देखते हैं उद्देश्य में। इसका जो उद्देश्य है प्रथम वन नीति का, ठीक है, प्रथम वन नीति का जो उद्देश्य है वो देखिए आप। 1894 की राष्ट्रीय नीति में स्थायी कृषि को बानकी से अधिक महत्व दिया जाएगा। स्थायी कृषि क्यों? लगातार क्या हो रही थी? झूम कृषि। पिछले लेसन में मैंने बताया था झूम कृषि क्या होती है। हर एक दो साल में अपना स्थान बदल देना और वहाँ नया जंगल काट के नया खेत बनाना, फिर वहाँ 2 साल खेती करना, फिर जंगल काटना, फिर नया खेत बनाना, ये झूम कृषि है। तो कहा गया कि इस झूम खेती खेती को आप खत्म करो, इससे जंगल ज्यादा नुकसान। आप जहां भी आपने खेत बनाया है वहां स्थायी रूप से खेती करना शुरू करो। इससे क्या होगा? जो हर एक दो साल बाद बड़े पैमाने पे जंगल काटा जा रहा है उस पे लगाम लगेगी। लगाम लगेगी तो जंगल को नुकसान कम होगा। तो स्थायी कृषि को बानकी से अधिक महत्व दिया गया। यानी जंगल लगाने से ज्यादा जरूरी है कि आप शिफ्टिंग कृषि या झूम कृषि रोको और स्थायी खेती करो। यदि निःशुल्क नहीं तो रियायती दर पर लोगों को वनोपज की आवश्यकता की पूर्ति दी जाए की जाए। कहने का मतलब यह है कि अभी तक तो बिल्कुल निःशुल्क, जिसका जो मन हो, जितना मन हो उतना जंगल काट लेता था। लेकिन अब कहा जा गया कि आप निःशुल्क ना लो, थोड़ा बहुत दर देते जाओ, कुछ ना कुछ पैसा दो और उसके बदले में जंगल की लकड़ी लेते जाओ। कहने का मतलब अब यहाँ से धीरे धीरे राजस्व की प्राप्ति होना जंगल से, लोगों से जो शुल्क के रूप में शुरुआत मान सकते हैं आप, कि निःशुल्क नहीं, रियायती दर पे वनोपज आपको लकड़ी चाहिए तो आप कुछ पैसा जमा करो। जो कि अभी यहाँ पे राजस्व जो प्राप्त करना वो गौण है। मतलब मुख्य उद्देश्य हमारा राजस्व प्राप्त करना ही नहीं है, मुख्य उद्देश्य है कि जो बेलगाम कटाई हो रही है जंगल को, उसको रोकना है। उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात यदि वनों से अधिक राजस्व प्राप्त किया जाएगा, कहने का मतलब है कि पहला उद्देश्य है हमें राजस्व प्राप्त करना गौण है, लेकिन जब ये तरीके अपनाएंगे तो राजस्व प्राप्त करना भी बाद में उद्देश्य हो जाएगा। वनों का वर्गीकरण। प्रथम वन नीति में वनों का वर्गीकरण 4 हिस्सों में किया गया। ठीक है, संरक्षित वन, व्यापारिक वन, लघु वन और चारागाह। इनको आप समझिए। संरक्षित जो संरक्षण के लिए उपयोगी हो, व्यापारिक जो व्यापारिक उद्देश्य के लिए जरूरी है, लघु वन जो लघु वनोपज की जो चीजें प्राप्त होती हैं वो लघु वन में आ जाएगा, चारागाह जो पशुओं को चराने के लिए होगा। तो इस तरह से प्रथम वन नीति में यदि आपसे पूछा जाए कहीं भी कि जंगल को कितने हिस्सों में बांटा गया था, तो आपको ध्यान रखना है संरक्षित, व्यापारिक, लघु और चारागाह। तो टोटल हुए 4। तो प्रथम वन नीति में वर्गीकरण 4 हिस्सों में किया गया था जंगल का, तो आपको ध्यान रखना है। अब इनका थोड़ा सा आप देखना होगा
कि संरक्षित वन का क्या मतलब था। संरक्षित वन का मतलब होता था उस समय कि देश की जो जलवायु के लिए और भौमिक दशाओं के लिए आवश्यक हो, यानी जलवायु और भौतिक जो लक्षण होते हैं, जैसे आप देखते हो लगातार खड्ड बनना, कटाव होना, क्षरण होना, इन सबको जो रोकने के उद्देश्य से, जलवायु परिवर्तन को रोकने के उद्देश्य से जो जरूरी जंगल हो वो संरक्षित जंगल के अंतर्गत आएगा। शासन का नियंत्रण रहेगा इनमें, मानवीय गतिविधियां नहीं रहेंगी और रहेंगी तो बहुत कम सीमा तक रहेंगी, ये संरक्षित वन है। अधिकांश पहाड़ी क्षेत्रों, नदी घाटी, तटीय भागों के जंगलों को इसके अंतर रखा गया, क्योंकि पहाड़ों के यदि जंगल कट गया तो पूरा पहाड़ कट जाएगा। नदी घाटियां बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी वाले एरिया होते हैं, तो इन सबको बचाने की बात कही गई ताकि क्षरण रोका जा सके और जलवायु परिवर्तन जैसे चीजों को कम किया जा सके। तो ये जो मुख्य चीजें हैं वो संरक्षित वन के अंतर्गत रखी गई। ठीक है, इसके बाद व्यापारिक वन की बात करें तो व्यापारिक वन में ऐसे वन जो किसी भी प्रकार से व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है, यानी जो इमारती लकड़ी होती है, इमारती लकड़ी वाले जो जंगल होंगे वो व्यापारिक में आएंगे, क्योंकि रेलवे स्लीपर भी बनाना है इन्हीं से जहाज़ों का निर्माण भी होना है, इन्हीं से औद्योगिक इंडस्ट्री में भी उपयोग करना है, घरों। तो जो व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति करे बहुमूल्य लकड़ी होती थी, ठीक है, जिसका क्रय विक्रय किया जाता था, वो व्यापारिक वन की श्रेणी में रख दिया गया। ठीक है, इसके बाद आता है लघु वन। लघु वन में क्या है, जहां से हमें फल फूल प्राप्त होते हैं, औषधियां प्राप्त होती हैं, जैसे आप देख सकते हो आज हम जानते हैं कि तेंदुपत्ता, महुआ, ये सब क्या लघु वनोपज, चिरौंजी जैसे अचार बोलते हैं, तो ये जो सारी चीजें हैं ये लघु वनोपज है। तो उस समय भी इनको कहा गया कि जो हमारी आवश्यकताएं, फल फूल, दवाइयाँ, औषधियाँ, जड़ी बूटियां, है ना, ये सारी चीजें जिस जंगल से हमारी पूर्ति हो उसको लघु वनोपज के अंतर्गत रखा गया। और चारागाह, ऐसा जंगल जहाँ पे आप अपने पशुओं को चरा सकते हो, उसको चारागाह, यानी इसका उद्देश्य ये हो गया कि अब आप हर जगह जाके अपने पशुओं को मत चराओ, चारागाह है वहां ले जाओ और अपने जानवरों को चराओ। तो इस तरह से प्रथम वन नीति आई और उन्होंने जंगल को 4 हिस्सों में बांटा। अब कोई भी नीति आती है तो कुछ ना कुछ तो उसमें कमियां रहती हैं। तो 1894 की प्रथम नीति थी, नीति तो उसमें भी कमियां कमियां होना जरूर लाजमी है। तो पहली कमी थी कि जैसे लगातार जनसंख्या बढ़ रही थी, ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि से कृषि के लिए भूमि की मांग में भी वृद्धि हो रही थी, इससे वन संरक्षण कार्य करना कठिन हो गया। कहने का मतलब यहाँ है कि आपने वन नीति 1894 वाले ले तो आए, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही थी तो कृषि की भूमि का विस्तार भी हो रहा था, तो हमारा जो उद्देश्य था कि वनों का संरक्षण होगा वो सही से नहीं हो पाया। क्यों? वन भूमि का जो कृषि भूमि का विस्तार है वो वन भूमि को लगातार कम करती चली गई। तो पहला पॉइंट यही है इसकी कमियां कि जो जनसंख्या वृद्धि थी उसने कृषि के विस्तार के लिए जो जमीन चाहिए थी जंगल काट के उसको नहीं रोक पाई। निस्तार की मांग भी अधिक हो गई जिससे वनों पर दबाव बढ़ा। साथ ही जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों को उपयोग के लिए लकड़ी या निस्तार के लिए लकड़ी तो चाहिए पड़ेगी, इससे भी दबाव बढ़ा। वनोपज पर आधारित अनेक उद्योग लगाए गए। अब उस समय औद्योगिक उद्योग ऐसे भी थे जो लकड़ी आधारित थे और लगातार इनकी संख्या बढ़ रही थी, तो उनके लिए भी लकड़ी लगातार मांग बढ़ रही थी। इससे भी जंगल में जो संरक्षण की बात है वो उतनी बेहतर तरीके से नहीं हो पाई। 1894 की वन नीति मुख्यतः वन विभाग द्वारा प्रबंधित शासकीय वनों के लिए थी। कहने का मतलब यह, जो उस समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसके कंट्रोल में जो जंगल था केवल वहीं तक सीमित रह गई, बाकी जहाँ पे वन विभाग का कंट्रोल नहीं था उस जंगल का अंधाधुंध दोहन उसी प्रकार से चलता रहा जैसे 1894 की वन नीति की पहले था। तो अन्य शासकीय भूमि और निजी वनों के प्रबंधन पर कोई मार्गदर्शन नहीं। क्यों? इसकी वजह क्या है कि जो मतलब ये स्पष्ट नहीं कहा गया कि जो शासकीय भूमि है और जो निजी भूमि है, तो शासकीय भूमि के जंगल और निजी भूमि के जंगल में किस प्रकार का मैनेजमेंट किया जाएगा, प्रथम वन नीति में इसके बारे में स्पष्ट नहीं बताया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी शासकीय भूमि का तो आपने बोल दिया, लेकिन निजी भूमि के जो जंगल थे उनका भी बताते तो हो सकता था कुछ हद तक संरक्षण बेहतर होता। वनों का प्रबंधन सतत उत्पत्ति के सिद्धांत पर होना चाहिए था। इस नीति में देखिए ये जहां भी शब्द आ जाए सतत उत्पत्ति या सतत विकास, इसका मतलब होता है कोई चीज का जितना आप उपयोग कर रहे हो
ठीक है, उतना आप उसको बढ़ाओ भी, पैदा भी करो। इससे क्या होगा, वो चीज खत्म नहीं होगी। यदि आप सतत उपयोग या सतत प्रबंधन नहीं करोगे तो एक चीज का आधाधुंध उपयोग होगा और वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो सतत उत्पत्ति या सतत प्रबंधन के बारे में इस नीति में नहीं बताया गया था कि किस प्रकार से हम जंगलों का उपयोग करेंगे और किस प्रकार से इनकी वृद्धि में सहायक होंगे। तो सतत उत्पत्ति के बारे में प्रथम वन नीति में कहीं बात नहीं कही गई थी। इस नीति में कृषि के लिए आसानी से वन क्षेत्र कब तक उपलब्ध कराया जाएगा इसका उल्लेख भी नहीं था, जबकि कृषि तो उस समय मुख्य था। कृषि तो लोग, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो कृषि भूमि का विस्तार भी होना आवश्यक ही था। लेकिन ये चीज कहीं भी नहीं बताई गई कि किस तरह से कृषि भूमि और जंगल की भूमि को मैनेज किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, 1894 की नीति की कमियां। अगली जो वन नीति है वो राष्ट्रीय वन नीति 1952 वाली होगी। तो प्रथम वन नीति हो गई या 94 वाली वन नीति हो गई, जिसमें जो आपने मुख्य चीजें पढ़ी, इसके उद्देश्य क्या थे। ठीक है, मुख्य उद्देश्य यही है, स्थायी कृषि को बढ़ावा देना और कुछ रियायती दर पे लोगों को वन उपज की मात्रा उपलब्ध कराना। जंगल को 4 हिस्सों में बांट दिया गया और साथ में इसकी 3-4 हमने जो कमियां पढ़ी आप इनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट हुआ। अगला जो लेसन होगा वो राष्ट्रीय वन नीति 1952 वाले होगा, 1952।